हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी क्लास में अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज हमारा क्वेश्चंस है वो राजस्थान जीके के रहेंगे। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरे आयोग को हमें रिविजन करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। फिर हम बात करें राजस्थान पॉलिटी की तो राजस्थान पॉलिटी में हम पढ़ेंगे लोकायुक्त। लोकायुक्त जैसे हमारे देश में लोकपाल होता है वैसे ही राज्य में लोकायुक्त होता है, तो उस पे हम आज है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो ये आज के हमारे टेस्ट में टॉपिक रहेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और साथ में अपने खुद से क्वेश्चन भी करें कि आपको कितने क्वेश्चंस हैं वो राइट आते हैं और कमेंट करके बताएं भी। तो चलिए आज का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संथानम समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई। अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये किसकी सिफारिश पर इसका स्थापना हुई, तो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। तो इसमें अगर राइट आंसर देखें 1962 में हुई, 1963 में हुई, 1964 में हुई और 1966 में हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 फरवरी 1964 को है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई और संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। अगर आपसे पूछ ले कि संथानम समिति की जो समिति का गठन है वो कब किया गया, तो संथानम समिति का जो गठन है वो भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए यानी भ्रष्टाचार का निवारण करने के लिए संथानम समिति की स्थापना है वो हुई थी 1962 में। तो आपको ये भी याद रखना है संथानम समिति की स्थापना हुई थी 1962 में। और जो संथानम समिति है उसी की सिफारिश पर क्या बना, 11 फरवरी 1964 को गठन हुआ आपके इसके केंद्रीय सतर्कता आयोग का। आप एक चीज और भी याद रख सकते हैं कि जो आपके संथानम समिति है इन्हीं की सिफारिश पर 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुई थी। ठीक है। और आपके ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये कौन सा आयोग है, यानी ये सांविधिक आयोग है। तो इसको सांविधिक आयोग का दर्जा कब दिया गया, इसको सांविधिक आयोग का दर्जा है वो 1998 में दिया गया था। 1998 में दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार है वो केंद्र सरकार ने जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसे सांविधिक आयोग का दर्जा दिया था 1998 में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन कि नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। आपके टॉपिक आता है चित्रकला जिसमें आपसे पूछा जाता है कि किस किस रियासत की कौन सी थी और उसमें चित्रकार है भी वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो नूर मोहम्मद है वो राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था, यानी कौन से राज्य की चित्रकला शैली का था, बीकानेर का, जोधपुर का, जयपुर का और कोटा का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा चित्रकला शैली है, कोटा चित्रकला शैली। तो उसका ये प्रमुख चित्रकार था नूर मोहम्मद कोटा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकायुक्त संस्था है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था और संवैधानितर एवं न्यायिक संस्था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है लोकायुक्त। अगर हम राजस्थान में देखें, राजस्थान में लोकायुक्त, तो अगर राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जो अधिनियम वो कौन सा है, ये है 1973 का अधिनियम है 1973 का। अब आपसे पूछ ले कि स्थापना कब हुई, तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना तो ये हुई थी आपकी 3 फरवरी 1973 को। 3 फरवरी 1973 को, ये आप याद रखना। ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, फर्स्ट लोकायुक्त तो ये थे आपके आईडी दूहा। इसे आपको अच्छे से याद करना है। अगर फर्स्ट आपसे उप लोकायुक्त पूछ ले, उप लोकायुक्त तो वो कौन थे, वो थे केपीयू मेनन
मेनन। तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त है वो सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। ये जो आपके राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम पूछ ले तो 1973 का। स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1973 को हुई। फर्स्ट लोकायुक्त है वो ID दुआ थे और फर्स्ट उप लोकायुक्त है वो कौन थे? KPU मेनन थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 4 होते हैं, 3, 2 और 5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 होती हैं। अगर आपकी संरचना पूछे तो 1 + 2 की होती है। 1 + 2 की कैसे? कि एक तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हो जाएगा, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, सत्कर्ता आयुक्त यानी अध्यक्ष। क्या हो गया? अध्यक्ष। एक तो हो गया अध्यक्ष, 2 हो जाएंगे सदस्य, 2 हो जाएंगे आपके सत्कर्ता आयुक्त, एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और 2 आपके सत्कर्ता आयुक्त यानी सदस्य, आयुक्त यानी सदस्य। तो ये टोटल कितने हो गए? आपके 3 हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि अध्यक्ष के अलावा बतानी है तो 2 हो गए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब आपसे इसमें ये हमने पीछे पढ़ लिया कि इसकी स्थापना केंद्रीय आयुक्त की ये हुई थी 11 फरवरी 1964 में। एक चीज ये पढ़ ली। दूसरी ये कि अगर इसकी प्रकृति पूछ ले आपकी, जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी अगर प्रारंभिक प्रकृति पूछ ले कि प्रारंभ में क्या थी, तो प्रारंभ में तो ये थी कार्यकारी आयोग था, प्रारंभ में कार्यकारी आयोग था, कार्यकारी था। लेकिन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1998 में केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार ने इसे सांविधिक आयोग बना दिया। यानी अगर वर्तमान की इसकी प्रकृति पूछे, वर्तमान की, तो वो कौन सी है? वो है सांविधिक और जो आपके सलाहकारी निकाय होता है वो इसकी प्रकृति है। तो इसमें आपको याद रखनी है कि इसमें अध्यक्ष और 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं और इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुई। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा? कि इसके जो प्रथम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपको याद रखना है, निटूर श्रीनिवास राव, निटूर श्रीनिवास राव। तो ये आपको याद रखना है। और अगर वर्तमान का पूछ ले, वर्तमान के आपके केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन था, तो वो है सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष आपके केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन थे? निटूर श्रीनिवास राव थे। वर्तमान में सुरेश एन पटेल है। स्थापना 11 फरवरी 1964 में हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं करता। मुख्यमंत्री इसके जांच क्षेत्र से बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और क्या है कि उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 4 हो जाएगा। उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, सरकार के लिए सलाहकारी होती है। ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था कि जो लोकायुक्त है वो संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है, तो बाध्यकारी नहीं होती, इसकी सलाहकारी होती है। और अगर इसके कार्यों की बात करें कि कौन कौन सा कार्य करता है, तो लोक सेवकों को विरुद्ध जनता की शिकायतों पर संज्ञान लेता है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, ठीक है। और इसमें कोई भी भ्रष्टाचार में पद का दुरुपयोग कर रहा है, कोई भी दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच करता है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को तो सौंपता है। अब इसमें पूछा है कि मुख्यमंत्री इसके जांच क्षेत्र से बाहर आते हैं, तो इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नियुक्त किन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की जांच है वो नहीं कर सकता। तो उसमें आ जाएंगे मुख्यमंत्री यानी आपके CM साहब आ गए, आपके जो न्यायिक सेवा के सदस्य होते हैं, न्यायिक सेवा के सदस्य होते हैं वो आ जाएंगे। और इसमें कौन आ जाए? महाधिवक्ता आ जाएंगे, महाधिवक्ता। आपके RPSC के सदस्य आ जाएंगे, RPSC के सदस्य आ जाएंगे, RPSC के अध्यक्ष और सदस्य सारे आ जाएंगे। उसके बाद सचिवालय के कर्मचारी आ जाएंगे, सचिवालय के कर्मचारी आ जाएंगे। और इसके साथ ही आपके सरपंच, वार्ड पंच और विधायक ये इसके जांच क्षेत्र में नहीं आते, विधायक, ठीक है। तो इतने इसके जांच क्षेत्र में नहीं आते, ये आपको याद रखना है। आपके CM
न्यायिक सेवा के अधिकारी, आपके महाधिवक्ता, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, सचिवालय के कर्मचारी, सरपंच, वार्ड पंच और विधायक। और एक आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त कितने साल से पुराने मामलों की जांच है वो नहीं कर सकता, तो आपको याद रखना है 5 साल से पुराना अगर कोई मामला है तो उसकी जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, यह गांव जिस जिले में आता है वो है जोधपुर, डूंगरपुर, पाली और अलवर। तो इसमें आपका एक ऑप्शन है वो दिया नहीं हुआ है, आप इसमें ये कर दीजिए बाड़मेर। बाड़मेर, तो बाड़मेर की है वो पत्थर मार होली है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ ही आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लठमार होली, लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी की है वो लठमार होली प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक आपसे कोड़ामार होली भी पूछा जा सकता है, कोड़ामार होली वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बिनाए की प्रसिद्ध है। कोड़ामार जो होली है वो कहाँ की है, बिनाए की प्रसिद्ध है। एक आपसे देवर भाभी की होली भी पूछा जा सकता है। देवर भाभी की होली, तो ये आपके ब्यावर की प्रसिद्ध है, ब्यावर की। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्यावर में है वो किसकी सवारी निकाली जाती है, तो इसमें बादशाह की सवारी है वो भी निकाली जाती है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके होली पर है वो किसकी सवारी, किस देवता की, जो आपके देवता की सवारी निकाली जाती है, तो ये अगर आपसे पूछ ले तो ये इलोजी की होलिका के जो पति बोले जाते हैं उनकी इलोजी की है वो इस होली के अवसर पर है वो सवारी है वो निकाली जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। और एक आपसे ये कि जो आदिवासी मेवाड़ के आदिवासी होते हैं, मेवाड़ के आदिवासी है तो ये भगोरिया होली भी बनाते हैं, ये तो एक हम क्वेश्चन है। तो लठमार होली श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली बिनाए की प्रसिद्ध है, देवर भाभी की होली है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है, और इल्लो जी की सवारी है वो होली के अवसर पर निकाली जाती है, और पत्थरमार होली है वो आपकी बाड़मेर की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की चयन समिति में इनमें से कौन नहीं होता। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है और किस प्रकार होती है, तो जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति है वो चयन समिति की सिफारिश पर करता है। चयन समिति की सिफारिश पर है वो इनकी नियुक्ति करता है। करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। अब आपसे चयन समिति का अगर सदस्य पूछ ले तो उसमें आपके पीएम आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता आता है। 3 सदस्य आते हैं जो चयन समिति के होते हैं, और चयन समिति की सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर शपथ की पूछ ले, शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ भी आपके राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण और झील के कारण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, भित्ति चित्रण के कारण प्रसिद्ध है। आपको कमेंट करके बताना है कि मंडावा वह किस जिले में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन नहीं आते, अब इसमें यह बताना है हमें कि कौन कौन आते हैं। मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं और राज्यपाल आते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से होंगे, एक तो आपके मंत्री आ जाएंगे, और दूसरा आपका सचिव, यानी अगर विधानसभा सचिवालय के अलावा इस जो विधानसभा सचिवालय उसके होते हैं उसके कोई भी सदस्य हो वो इसके दायरे में नहीं आता, लेकिन सचिव होगा। स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आ जाएंगे। अब राज्यपाल नहीं आएगा क्योंकि राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए, सरपंच, उप सरपंच हो गए, आपके वार्ड वार्ड के सदस्य हो गए, न्यायिक सेवा यानी उच्च न्यायालय के कोई भी हो गए, या फिर किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के आपके मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो गए, महाधिवक्ता हो गए, ये इसमें नहीं आते। तो आपके फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के वेतन एवं भत्ते किन के समान होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान,
राष्ट्रपति के सभापति के समान और यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान है, इनके वेतन एवं भत्ते होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनको पद से हटाया कैसे जाता है, पद से हटाना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो पद से इनको उसी प्रकार हटाया जाता है कि जो कदाचार हो गया या फिर असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगर जांच करता है और वो जांच में सही पाया जाता है तो जांच के पश्चात है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जाता है। यानी कदाचार या असमर्थता इनके आधार पर इनको हटाया जाता है। तो पद से हटाना हो गया सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। वेतन एवं भत्ते हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होते हैं। शपथ और नियुक्ति मैंने आपको बताया था दोनों राष्ट्रपति करता है, शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है, नियुक्ति है वो चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। पुष्कर, अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में और पाली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है वो पुष्कर में हुआ था, अजमेर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन देखिए बाद में वापस आ गया घूम के कि पंचायत समितियों के प्रधान एवं उपप्रधान की, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष की, सरपंच व पंच की और जिला परिषद का प्रमुख की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3, सरपंच, पंच या वार्ड पंच हो गए, उनकी जो है वो जांच है वो लोकायुक्त नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक और 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में हुई, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 3 फरवरी 1973 में आपके राजस्थान के लोकायुक्त की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। तो ये तो आपका सही हो गया। न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि प्रथम लोकायुक्त तो थे आईडी दुआ, और अगर उप लोकायुक्त की बात करें, उप लोकायुक्त की बात करें तो ये कौन थे, ये थे आपके KPU मेनन। तो आपको दोनों याद होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फिर ऑप्शन 3, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है वो श्रावण यानी सावन मास में नहीं आता। उबछठ, बड़ी तीज या कजली तीज, रक्षाबंधन और नागपंचमी, इनमें से कौन सा है वो सावन में नहीं आता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बड़ी तीज या कजली तीज है वो बनाई जाती है भाद्रपद में, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को है ये बनाई जाती है। और इस दिन है वो बूंदी में कजली तीज की भव्य सवारी है वो निकाली जाती है। यानी कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। दूसरा उपछठ है वो श्रावण में बनाई जाती है, रक्षाबंधन है श्रावण की पूर्णिमा को बनाई जाती है, नागपंचमी की बात करें तो नागपंचमी भी कब बनाई जाती है, श्रावण शुक्ला पंचमी को बनाई जाती है। इस दिन है वो पंचमी, इस दिन है सांपों की पूजा की जाती है। एक इसमें निडरी नवमी भी आती है, ये कब बनाई जाती है, ये नवमी को, श्रावण मास की नवमी को बनाई जाती है, जिस दिन है वो नेवलों की पूजा की जाती है। यानी सांपों से बचने के लिए नेवलों की पूजा है वो की जाती है। तो नाग पंचमी और निडरी नवमी दोनों ही किस में बनाई जाती है, श्रावण मास में बनाई जाती है। बड़ी तीज और आपकी कजली तीज है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है समा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला के किस शैली से संबंधित चित्रकार है, यानी किस रियासत की चित्रकला थी उससे संबंधित है, उसके प्रमुख चित्रकार थे। अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली और जयपुर शैली।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जोधपुर चित्रकला शैली है उसके मुख्य चित्रकार थे समान नाथा छज्जूर सेबू। ऐसे क्वेश्चन है वो चित्रकला से आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में चित्रकला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन है वो इनके चित्रकार से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये चित्रकला टॉपिक है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। जैसे चित्रकला हो गया, आपके प्रजामंडल हो गए, आपका एकीकरण हो गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आपको ये जो टॉपिक होते हैं अच्छे से तैयार करने होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 या 66 वर्ष की आयु, 5 या 60 वर्ष की आयु और 5 और 62 वर्ष की आयु। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 या 65 वर्ष की आयु। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब लोकायुक्त के बारे में एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ आपसे। इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। लेकिन ये पहले क्या था? ये पहले 8 वर्ष था। कितना था? पहले 8 वर्ष था, लेकिन अब कितना घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अरे 2019 में किया गया था संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ये अपना पद त्याग है वो करते हैं तो ये त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल महोदय को, राज्यपाल को देते हैं। त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल 5 या 65 वर्ष की आयु हो गया। अगर इनकी योग्यता पूछ ले तो हाईकोर्ट के जो सीजे होते हैं, हाईकोर्ट के जो सीजे होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके जो बराबर की इनकी योग्यता होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि इनकी नियुक्ति, तो आपकी इनकी नियुक्ति है वही बात की नियुक्ति इनकी चयन समिति के आधार पे होगी। तो वो किसकी होगी? तो इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। जो आपके देश में लोकपाल होता है उसी के सेम ये अपने राज्य में होता है। तो जिस प्रकार लोकपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, तो इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा चयन समिति के आधार पर, और त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया जाएगा। अब इनसे पूछ ले कि जो चयन समिति होती है इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? तो इसमें सीएम हो जाएगा, आपका हाईकोर्ट का जो आपका सीजे हो जाएगा, और विपक्ष के नेता हो जाएंगे। वही जो उसमें थे 3 सदस्यों की समिति थी, वो भी 3 सदस्यों की समिति है। इसमें याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि अब तक राजस्थान में कितने लोकायुक्त हो चुके हैं, तो अब तक 13 लोकायुक्त हो चुके हैं। जो हमारे 13वें लोकायुक्त यानी वर्तमान वाले है वो कौन है? प्रताप कृष्ण लोहारा। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि अब वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहारा है, जो कि 13वें लोकायुक्त है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो कहाँ हुआ था? चावंड में, गोगुंदा में, उदयपुर में और कुंभलगढ़ में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, गोगुंदा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और प्रधान और उप प्रधान व्यक्ति। तो इनमें से वो कौन से हैं उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो इसमें हमें पता है कि इसमें मंत्री है वो इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और प्रधान उप प्रधान भी आते हैं, और राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक है वो भी आते हैं। तो इसमें ए, सी और डी हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन 3 में आ जाएगा। मुख्यमंत्री सहित मंत्री नहीं होते, क्योंकि मुख्यमंत्री है इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो आपके ए, सी और डी आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3rd हो जाएगा। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन पर्युषण है वो किस माह में आता है? चैत्र मास में, श्रावण मास में, भाद्रपद मास में और कार्तिक मास में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाद्रपद मास में मनाया जाता है। जो ये जैन धर्म का, ये जैन पर्युषण हो गया यानी जैन धर्म का है, और ये सबसे बड़ा होता है, यानी इनका ये महापर्व होता है। ठीक है, और इसमें महापर्व का, इसमें ये जो आपके पर्युषण है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका होता है निकट बसना। क्या होता है? निकट बसना। और जो इसमें 2 होती हैं, 2 शाखाएं हो चुकी इनकी जैनियों की। तो इनमें एक तो दिगंबर होती है,
दिगंबर, तो उनमें है ये मनाया तो दोनों में, और एक श्वेतांबर होती है, दूसरी क्या होती है, श्वेतांबर होती है। तो मनाया तो दोनों में भाद्रपद में जाता है, लेकिन इनकी तिथियां हैं वो अलग अलग होती है। इतनी शायद आपको डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। जो कि आपकी जो दिगंबर परंपरा होती है, इसमें इसे 10 लक्षण के नाम से भी जाना जाता है, 10 लक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इसका है जो वो शुद्धि पंचमी को होता है, शुद्धि पंचमी को होता है। इसका जो समापन है वो चतुर्दशी को माना जाता है। लेकिन अगर श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर में इसका जो भाद्रपद की कृष्ण बारस होती है, तो इसमें बारस में स्टार्ट होता है, और इसका जो समापन है वो शुक्ल पंचमी को माना जाता है, शुक्ल पंचमी को माना जाता है। लेकिन आपसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, आपसे बस इतना ही पूछ सकता है कि जो पर्युषण पर्व है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन पर्व है ये, और किस मास में बनाया जाता है, तो भाद्रपद मास में बनाया जाता है, आपसे ये पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत है वो श्रावणी तीज से होती है, और अंत है वो किस से होता है, हरियाली तीज से, चितड़ा चौथ से, शीतलाष्टमी से, और गणगौर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गणगौर। अगर गणगौर की हम बात करें तो आपका जो गणगौर त्योहार है ये चैत्र शुक्ला तृतीया को बनाया जाता है, चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। और जो ये होता है ये सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इसमें शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है, शिव व पार्वती जी की पूजा की जाती है, जिसमें आपके जो गण होते हैं, गण हैं वो शिव जी को बोला जाता है, और गौरी है वो पार्वती माँ को बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने दिनों का त्योहार होता है, तो गणगौर होता है वो आपके 18 दिनों तक चलता है। तो 18 दिनों का त्योहार होता है। 18 दिनों का क्यों जाता है, ये जो गणगौर है आपकी मनाई तो चैत्र शुक्ला तृतीया को जाती है, लेकिन जो आपका चैत्र महीना शुरू होता है तो चैत्र जो कृष्ण एकम होती है, यानी चैत्र का जो पहला दिन होता है उसी से इस त्योहार को मनाना शुरू किया जाता है। और उसके बाद ये त्योहार है वो कब तक चलता है, चैत्र शुक्ला तृतीया तक ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये 18 दिन का त्योहार हो जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गणगौर त्योहार है वो कितने दिन का होता है, तो 18 दिन का होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात, ठीक है। और इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपके जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट और बनता है, वो कौन सा, कि वैसे तो गणगौर है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन नाथ द्वारा में ये गणगौर है वो कब मनाया जाता है, ये चैत्र शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है, ठीक है उसमें। और इसको क्या बोलते हैं, गुलाबी गणगौर बोलते हैं। नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है, जिसे गुलाबी गणगौर बोलते हैं। तो ये देखिए आपके गणगौर से भी 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नांदड़ा है वो वस्त्र पहना जाता है, किन के द्वारा पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नांदड़ा वस्त्र है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी है वो किस दिन मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ला अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को, और कार्तिक कृष्णा अष्टमी को। तो ये कब मनाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी है इसी दिन है वो शीतला अष्टमी बनाई जाती है। इस दिन है वो शीतला माता की पूजा की जाती है, शीतला माता की पूजा की जाती है। और ये त्योहार है वो बासीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बासीड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें है वो सप्तमी को है वो भोजन बना के रख दिया जाता है, और अष्टमी को है शीतला माता को इसका भोग लगाकर फिर पूरे दिन अष्टमी को है वो बासी भोजन किया जाता है, यानी गर्म भोजन है इस दिन नहीं किया जाता। तो इस त्योहार को बासीड़ा भी बोला जाता है। अगर ये बोले तो जो शीतला माता है इन्हें बच्चों की देवी भी बोला जाता है, क्योंकि जब वो बच्चों के चेचक निकलते हैं तो इनकी पूजा की जाती है। तो चेचक देवी या बच्चों की जो माँ है वो किसे बोला जाता है, शीतलाष्टमी को भी बोला जाता है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है। और अगर अष्टमी की बात करें, शीतला अष्टमी की बात करें, तो आपके चाकसू में आपके ये जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है इस दिन माता का विशाल मेला भरता है चाकसू में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विशाल है वो मेला भरता है चाकसू में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। एक त्योहार और भी आता है इसमें जो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है,
मारवाड़ क्षेत्र का, वो कौन सा आता है, गुड़ला त्योहार होता है, वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है मारवाड़ का। ठीक है, और इसमें चाकसू में विशाल मेला कहाँ बढ़ता है, चाकसू में बढ़ता है शीतलाष्टमी के दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक, यानी क्रम से हमें बताना है कि पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, तो हम पहले इन चारों को देख लेते हैं कि कब कब मनाए जाते हैं। अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें तो गणेश चतुर्थी है वो आपकी भाद्रपद में आती है, भाद्रपद में आती है। और भाद्रपद में क्या आती है, शुक्ल चतुर्थी को आती है, शुक्ल चतुर्थी को आती है शुक्ल में। ठीक है, तो ये तो हो गई। फिर दीपावली, अगर दीपावली की बात करें तो ये कार्तिक मास में आती है, कार्तिक अमावस्या को होती है, कार्तिक अमावस्या। ठीक है, और कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो ये भी भाद्रपद में आती है, भाद्रपद में आती है, लेकिन ये कब आती है, कृष्ण अष्टमी को आती है। गणगौर की बात करें, हमने अभी पीछे बात की थी कि चैत्र माह के शुक्ल तृतीया को आती है। तो इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले आगे भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, यानी पहले कृष्ण पक्ष आता है, तो ये सबसे पहले आएगी कृष्ण जन्माष्टमी 1 नंबर। फिर गणेश चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है, तो ये 2 नंबर पर ये हो गई। फिर कार्तिक मास आता है तो आपकी दीपावली आ गई 3 नंबर, और फिर लास्ट में चैत्र शुक्ल आता है तो ये आपका आ गया 4 नंबर। तो ये आ गया। तो इस 1, 2, 3 और 4 जिस नीचे जो कूट दिया हुआ होगा तो उसमें देख लीजिएगा आपका ऑप्शन है वो कौन सा हो गया इस हिसाब से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 4 या 5 ऑप्शन ऊपर दे दिए जाते हैं, उसमें बोला जाता है कि इनको क्रम से बताइए कि पहले कौन आता है फिर उसके बाद कौन आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवाह संबंधी एक रस्म है, कौन सी रस्म है, हड़ियो, हरकबनोली, हमचड़ी और हथसाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरकबनोली है वो विवाह से संबंधित एक रस्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जनवरी 2023 में इस चर्चा में रहा लग्जरी क्रूज MV गंगा विलास है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज के द्वारा, रॉयल क्रूज बिल्डर के द्वारा, टाटा स्टार क्रूज के द्वारा और अडानी इंटरप्राइजेज स्टार क्रूज के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज है उसके द्वारा आपका लग्जरी क्रूज MV गंगा विलास से बनाया गया। इसके नाम से भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली क्लास में।